इन काली बेड़ियों को हमने जो है ना एक्सपोज करना हो। रॉ के कमिश्नर में आपके साथ मुलाकात। क्या आप शौकत नवाज मीर को जानते हैं? हिंदुस्तान उस पर तो कभी तवक्का ही नहीं ना कि वो हमारा कभी खैर खड़ा हो सकता है। 1 करोड़ रुपया एक्शन कमेटी तक पहुंचाते हैं, 20 लाख रुपया हम आपको दे देंगे इंडियन करेंसी। तो थूकते नहीं आपके पैसे, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? एक्शन कमेटी का जो भी ये नाम नहाद लीडर होगा या जो भी लोग हैं, अगर उन्हें शर्म होती तो वो अपनी बात करते, अपनी मजलूम बहन या भाई की बात करते। एक आम ताजिर जो 500 रुपया रोजाना कमाता है, इतना पैसा कहाँ से आया है? उनके पास इतनी बड़ी बड़ी प्राडो, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आई? और मैं समझता हूँ कि ये दुश्मन का एजेंडा है और इस दुश्मन के एजेंडे को हमने मिलकर नाकाम करना होगा। मुजफ्फराबाद में सेक्टर कमांडर हैं फाइक, ब्रिगेड फाइक। अच्छा, क्या आप उनको जानते हैं? उस सेक्टर कमांडर के खिलाफ अगर कोई ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें हम आपको दे देते हैं ताकि जो है ना उसको बदनाम किया जाए। मतलब पाकिस्तान का एटम है, ये जो मिसाइल है, ये जो फोर्सेस है, ये म्यूजियम में रखने के लिए नहीं है, बिल्कुल ये इंडिया के लिए है। अगर मैंने ये सब कुछ करना होता तो ये कुर्बानियां हम नहीं देते। बड़े आए बड़े गए। कल की जंग कश्मीर के लिए थी। पाकिस्तान का ख्वाब मेरे कश्मीरी ने देखा था, उसका नाम था अल्लामा इकबाल। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुजतबा भट्ट। आज हम एक ऐसी स्टोरी आपके सामने लेके आ रहे हैं जिससे जो कश्मीर में रहने वाले और मकबूजा कश्मीर में रहने वाली आवाम जो है वो जो है उसको उनको अपनी जो वहाँ पे मौजूद लोग हैं उनके ऊपर से असलियत भी सामने नज़र आएगी। एक हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं आज। वहाँ पे जो मकबूजा कश्मीर में जो जर्नल हैं या जो एजेंसीज हैं भारतीय, वो कैसे वहाँ के लोगों को जो है वो मोटिवेट कर रही हैं, उनको पैसे देना चाह रही हैं और उनके थ्रू जो है वो पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना चाह रही हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के बरादर ममालिक हैं वहाँ पे भी जो है उनको जो है ऑफर्स की जा रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद है अब्दुल हमीद लोन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। सबसे तो पहले बताइएगा कि आपको क्या ऑफर की गई और कहाँ पे की गई, कैसे की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आज हम एक इम्पॉर्टेंट इशू पे डिस्कस कर रहे हैं, जो एक मैं समझता हूँ कि एक होलनाक चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये कुछ अर्सा पहले मैं अमेरिका के विज़िट पे था, बरासत दुबई, और दुबई में मेरे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे दावत की कि आप खाना मेरे साथ खाएंगे। और उस दौरान मैं जब उनके पास चला गया तो वहाँ पर एक शख्स और भी मुझे मिला, और जो जिसका हुलिया देख के मुझे लगा कि वो कोई पाकिस्तानी भी नहीं था, कोई दुबई का भी नहीं था, और मुझे शक हुआ ये इंडियन है। ताहम मैंने उनके साथ कोई इस तरह की बात नहीं की कि आप कहाँ से, लेकिन उन्होंने खुद किया शुरू कि बल्कि उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अब्दुल हमीद लोन हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं अब्दुल हमीद लोन है, आप मुझे जानते हैं? कहते हैं आपको कौन नहीं जानता, आप तो बड़े डायनामिक लीडर हैं, आप तो पॉलिटिकली काम कर रहे हैं, आप ह्यूमन राइट्स पे बातें करते हैं, आप तो बड़े चैंपियन हैं। तो मैंने कहा अच्छा आपको पता है ये? बिल्कुल। उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा इस तरह की बात है। तो बहरहाल फिर मैंने कहा आप कौन हैं, आपको मेरे बारे? उन्होंने कहा मैं तो आपका वॉइस रॉय हूँ। मैंने कहा वॉइस रॉय क्या होता है? आप मेरे वॉइस रॉय? मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने कहा मैं श्रीनगर में रॉ का कमिश्नर हूँ। रॉ के कमिश्नर में आपके साथ मुलाकात की दुबई में, और इसका आपको मालूम नहीं था? इसका मुझे मालूम नहीं था। एक दोस्त के थ्रू आपसे जो है वो रब्ता किया गया। बहरहाल शुरू में मैं थोड़ा अलर्ट हो गया। मैंने कहा ये क्या मुझे कह रहा, सच भी कह रहा, हकीकत भी है, और हकीकत थी ये। तो बाद में जो उन्होंने मेरे साथ बातें की तो उन्होंने कहा देखें मुझे पता है आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं। मतलब आपकी पूरी मालूमात उनकी, मेरा सारा बायोडाटा उनके पास है। अलबत्ता यह है कि मैं आपका वेल विशर हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दुनिया के अंदर जाएं, घूमें फिरें, घर बनाएं, प्रॉपर्टी लें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप बोलेंगे क्या, किस तरह मुझे आप दे रही हैं, तो क्यों दे रही हैं? उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा इन्फ्लुएंस है आपका, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी है, फिर यूथ के अंदर भी आपका बड़ा एक अच्छा असर है, आप अक्सर यूथ गैदरिंग्स भी करते हैं,
پھر اس کے بعد صحافیوں کے ساتھ آپ کا ایک بڑا تعلق ہے، ڈپلومیٹس کے ساتھ ہم اکثر آپ کو دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز پہ بھی، آپ کے ساتھ جو پاکستان کے ڈپلومیٹ ہوتے ہیں، پولیٹیشنز ہوتے ہیں، سینیٹرز ہوتے ہیں، تو دوستیاں بھی آپ کی ہیں. تو جب انہوں نے مجھے یہ کہا تو پھر میں نے کہا جی بالکل، میں ظاہر ہے کشمیری ایکٹیوسٹ ہوں، بالکل، آپ اور میں کشمیر کے لیے ہیومن رائٹس پہ بلیو کرتا ہوں، میں ہیومن رائٹس پہ کام کرتا ہوں، پولیٹیکلی کام کرتا ہوں، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کام کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا حاصل ہوا پھر؟ تو میں نے کہا حاصل بہت کچھ ہوا ہے، آپ کیوں مجھے کہہ رہے ہیں؟ میرا ضمیر مطمئن ہے، میں اپنے کام سے مطمئن ہوں. بالکل. اور انشاءاللہ دن ضرور آئے گا کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے گول کو اچیو کریں گے. تو انہوں نے کہا یہ تو ڈیٹ امپاسبل ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے آئے بڑے گئے، نام انہوں نے بڑے گئے. تو البتہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک آفر کر رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کو، آپ جو ہے نا وہ آپ کی نسلیں کھائیں گی پیئیں گی. نے کہا کرنا کیا ہے؟ یہ پیسوں کی آفر تھی؟ بالکل پیسوں کی آفر تھی، اور ہیوج اماؤنٹ کی اس نے مجھے آفر کی. اور اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ آزاد کشمیر میں آپ کا ایک بڑا اثر رسوخ ہے. وہاں پر انہوں نے مجھے ایکشن کمیٹی کے بارے میں پوچھا. جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، کیا آپ شوکت نواز میر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو ان کو نہیں جانتا ہوں، البتہ ٹی وی سوشل میڈیا پہ ان کو دیکھتا ہوں، تو کبھی میں بل مشافہ ان سے نہیں ملا ہوں. یہ مجھے انہوں نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر ہم پیسے دیتے ہیں آپ یہ ایکشن کمیٹی تک پہنچا سکتے ہیں. میں نے کہا اچھا، اور ایکشن کمیٹی کو پیسے دینے؟ ایکشن کمیٹی کو دینا ہے آپ کے تھرو وہ ایکشن کمیٹی تک پیسے پہنچانا چاہ رہے تھے. ان کا دیکھیں کہ اگر آپ 1 کروڑ روپیہ ایکشن کمیٹی تک پہنچاتے ہیں، 20 لاکھ روپیہ ہم آپ کو دے دیں گے انڈین کرنسی. تو یہ پاکستانی جو ہے نا 40 لاکھ بنتی ہے. پاکستانی 40 لاکھ آپ کو خالی پیسے پہنچانے کے لیے دیے جا رہے ہیں؟ بالکل پہنچانے کے لیے دیے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے جی بی کے بارے میں کہا، جو وہاں پر اہل تشیع لوگ ہیں، آپ ان سے ملیں، اور وہاں پر بھی اگر آپ اس طرح کا کرتے ہیں تو آپ کو ہم مالا مال کر دیں گے. بالکل، آج کل وہاں پہ بھی حالات بالکل ٹھیک نہیں چل رہے. بالکل انہوں نے میرے ساتھ آفر کی ہے. اور اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ مظفر آباد میں سیکٹر کمانڈر ہیں فائق، بریگیڈ فائق. اچھا، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ اور انہوں نے جی بی کا بھی سیکٹر کمانڈر، مجھے یاد نہیں رہا اس کا نام، اس کا بھی نام انہوں نے لیا. تو میں نے کہا میں نے تو ویسے سنا ہے نام، البتہ میں نے دیکھا نہیں کبھی ان کو. تو میں نے کہا کیا کرنا ہے بریگیڈ فائق کو، ہم کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ جا کے بریگیڈ فائق کے حوالے سے جو آپ کے وہاں پر جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، یوٹیوبر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا بڑا دور ہے، تو اس سیکٹر کمانڈر کے خلاف اگر کوئی ایسی باتیں، ایسی چیزیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا اس کو بدنام کیا جائے، مطلب اس کے خلاف سازش کی جائے، آپ کو کچھ ڈیٹا دیں، آپ کو کہلوائیں اپنے یہاں کے لوکل سے. تو لوکل سے کہلوائیں. آپ صحافیوں کے ساتھ ایک بڑا آپ کا تعلق ہے، باقی بھی یوتھ کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق ہے، تو ہمیں سارا پتہ ہے. تو اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ کو ہم ہیوج اماؤنٹ دے سکتے ہیں، آپ کو ہم مالا مال کر سکتے ہیں. تو اور بھی آپ کے ساتھ اگر ہم چلیں پھر آپ دیکھیں. تو ہاں یہ بھی انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ پہ کوئی ہاتھ ڈلتا ہے آپ فوراً ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو ریسکیو کریں گے، آپ کو ہم ایسی جگہ رہائش دیں گے کہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا، آپ کو جموں کشمیر کا MLA بھی بنا سکتے ہیں ہم. یہ آفر تک انہوں نے مجھے کی. بالکل اس طرح کی باتیں جب انہوں نے کی تو پھر آخر پہ میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں اگر میں نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو یہ قربانیاں ہم نہیں دیتے. بالکل جو ہزاروں لوگ ہماری جیلوں کے اندر، ان کے حوصلے دیکھیں آپ نے. بالکل انہوں نے کبھی دیوار کے ساتھ سر ٹکرایا، آپ ان کو پیسے کی آفر کرتے ہو، لیتے ہیں وہ؟ بالکل نہیں. ہم تو تھوکتے نہیں آپ کے پیسے. یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. ہماری تحریک آزادی ایک مقدس تحریک ہے، یہ حق پہ مبنی تحریک ہے. آپ ہمیں توڑ نہیں سکتے ہیں. اب سعید علی شاہ گیلانی کو توڑ سکے؟ میں تو ان کا شاگرد ہوں. آپ برہان وانی کو دیکھا آپ نے، نام سنا ہے آپ نے؟ اشرف سرائی کا نام سنا ہے؟ تو لہٰذا آپ جو یہ بکواس کر رہے ہیں تو میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں مشکل سے برداشت کیا. تو بہرحال اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں ہوئی ہے، اور مجھے انہوں نے نام لے کر یہ چیزیں کہی ہیں. اس کے بعد میں فوری طور پہ وہاں سے پھر ظاہر ہے نکل گیا، کیونکہ دبئی میں بھی ان کا ایک بڑا
इन्फ्लुएंस है, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। तो लेकिन मैं वहाँ से फिर निकल आया। ठीक है सर, आपने एक्शन कमेटी की बात की। एक्शन कमेटी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या एक्शन कमेटी दुरुस्त है? ना मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए या कश्मीरियों के लिए कोई आवाज़ उठा रहे हैं, सिर्फ जो है वो अपने जो फ़ायदे हैं वो कुछ ताजिर हजरात जो हैं वो अपने फ़ायदों के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, राइट्स की बात करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में गैर कानूनी चीज़ें सामने लाना, गैर आईनी बातें करना, रियासत के खिलाफ प्लेटफार्म मुहैया करना, फिर नफरतें पैदा करना, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों की जितनी भी मजम्मत की जाए ना, कम है। कश्मीर के हवाले से एक्शन कमेटी ने आज तक कोई भी जो उनका एक लंबी एक फहरिस्त थी, डिमांड जो उन्होंने की थी, 38 मुतालबात थे उनके, क्या किसी जगह मकबूजा कश्मीर के उन मजलूम बहनों भाइयों का कोई नाम था? बिल्कुल नहीं था। आसिया इंद्राबी कल उसको सजा दी गई है। बिल्कुल। क्या इस एक्शन कमेटी में इतनी भी गैरत नहीं थी कि ये दो ही लफ्ज बोलते? ये कश्मीरियों की नुमाइंदा जमात नहीं है। बिल्कुल। इंतशार को हवा दी जा रही है, इंतशार फैलाया जा रहा है। जिस तरह से आपको ऑफर की गई जो कमिश्नर थे मकबूजा कश्मीर के, उनकी जानिब से कि आप एक्शन कमेटी तक पैसे पहुंचाएं, तो ये भी तो मुमकिन है कि कोई और उनको जो है फंडिंग पहुंचा रहा हो उनकी तरफ से। देखिए, ये इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा बात की थी कि यहाँ पर रेमिटेंस आता है, और यूरोप, बरतानिया, अमेरिका के अंदर बहुत सारे आज़ाद कश्मीर के लोग काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल ओवरसीज़ कश्मीरीज़ हैं। और अगर आप देखें जो अब्रॉड ओवरसीज़ में नाम नहाद नेशनलिस्ट है, मैं नाम लेकर कहूँगा, शबीर चौधरी हो, तारिक लाला हो, शौकत कश्मीरी हो, ये तो आलाकार है हिंदुस्तान की एजेंसियों के, ये तो उनसे डॉलर लेते हैं। लिहाजा पैसा आना इस तरह की जो है ना वो बड़े अरसे से ये चल रहा है, और आज की डेट में मैं समझता हूँ कि वहाँ से पैसा आता है और वो तकसीम किया जाता है, और इसके पीछे हिंदुस्तान की एजेंसियाँ वो काम कर रही हैं, और इसको रोकना होगा। हमारे जो इदारे हैं वो इन चीज़ों की तहकीक करें, वो देखें एक आम ताजिर जो 500 रुपया रोज़ाना कमाता है दुकान पे बैठ के, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इतना पैसा कहाँ से आया है, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी प्राडो, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आई हैं? बिल्कुल। तो लिहाजा इदारों ने कानून के जो इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ, वो इस चीज़ को बारीकबीनी से देखें और इसका कल्ला कमा करें। बिल्कुल। हमने देखा, आपने भी आसिया अंद्राबी की बात की, पर कुछ दिन पहले जो है उनको जो है वो वहाँ पे सज़ा सुनाई गई है, मकबूजा कश्मीर दिल्ली की कोर्ट से सुनाई गई। उसके बाद एक्शन कमेटी का एक इज्तिमा हुआ हवेली में, और उसमें आसिम मुनीर साहब के बारे में बात की गई कि वो ईरान की जंग क्यों रुकवा रहे हैं, अपने मुल्क के मसाइल नहीं देख रहे। हालांकि आसिया इंद्राबी या उनके साथ जितनी जो खवातीन थी जिनको वहाँ पे जो सज़ा सुनाई गई, उस पर कोई बात नहीं की गई। तो इसको कैसे देखते हैं? शौकत नवाज मीर की जो स्टेटमेंट है कि आसिम मुनीर साहब जंग क्यों रुकवा रहे हैं, तो ये क्या इंडियन वही जो बातें इंडियन मीडिया कर रहा है, ये वही बातें नहीं हो रही यहाँ पे भी? देखें, एक्शन कमेटी का जो भी ये नाम नहाद लीडर होगा या जो भी लोग हैं, अगर उन्हें शर्म होती तो वो अपनी बात करते, अपनी मजलूम बहन या भाई की बात करते। तो इसमें अगर हम BLA की बात करें, TTP की बात करें, उन्हें मजलूम जाहिर करें, फिर पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान है या जो फौजी कमांडरान है या जो जनरल्स हैं उनके हवाले से बात करें, मुझे बताएं क्या ये हक है? मुझे, मैं अपने घर को पहले ठीक करूं। अगर मेरे घर में मामलात खराब हैं, वहां पर क्राइसिस है, और है भी जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हाँका जा रहा है, बिल्कुल, उसके लिए आप आवाज नहीं उठा रहे हैं। आप आसिम मुनीर के बारे में बात करेंगे कि वो जंग क्यों रुकवा रहा है, उसको क्या पड़ी है? तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ये राजनाथ सिंह का एजेंडा है, अजीत कुमार डोवल का एजेंडा है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपके घर में झांकूं, वहां के मामला देखूं, बजाय उसके कि मैं अपने घर में देखता। मैं आसिया इंद्राबी की बात करता, मैं शबीर शाह की बात करता, मैं मसरत आलम भट्ट की बात करता, मैं यासीन मलिक की बात करता। बिल्कुल। मैं श्रीनगर के अंदर उन मजलूमों की जो कल
सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तार हुए। पहलगाम वाकई में 3,500 लोग हमारे गिरफ्तार हुए, किसी ने बात की? बिल्कुल नहीं किया। इसी तरह से आए रोज वहां लोगों को मारा जा रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है। इन चीजों को हाईलाइट किया जाता, उन बहन भाइयों को हौसला मिलता और उन्हें पता चलता नहीं कोई हमारा हमदर्द है। मगर जब आप किसी दूसरे के घर में देखते हैं तो शुकूक शबात तो पैदा होंगे। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि ये दुश्मन का एजेंडा है और इस दुश्मन के एजेंडे को हमने मिलकर नाकाम करना होगा और इन काली बेड़ियों को हमने जो है ना एक्सपोज करना होगा। बिल्कुल। सर, मकबूजा कश्मीर में भी आप रहे, उसके बाद पाकिस्तान शिफ्ट हुए, तो क्या देखते हैं मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में क्या फ़र्क है? उसको आप किस तरह से देखते हैं कि दोनों में कुछ फ़र्क है? जिस तरह वहाँ पे काफ़ी जो आप चीज़ें बता रहे हैं ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है, तो मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर को किस तरह आप देखते हैं? देखिए, मैं गुलामी से निकला आज़ादी की तरफ आया, मैंने दोनों चीज़ों को देखा। और वहाँ जहाँ हम 78 साल से ज़ेर तसल्लुत है, एक ऐसी जाबिर रियासत की ज़ेर तसल्लुत है हम, जिसने इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई, हमारा इस्तेसाल किया, वहाँ पर इज़हार आज़ादी राय को छीन लिया, हमारे मजहबी हुकूक तक उसने छीन लिया, बल्कि बुनियादी हुकूक ही सलब किए उसने। तो वहीं जब हम आज़ाद कश्मीर की तरफ आते हैं, आज़ाद कश्मीर में डेवलपमेंट भी है। डेवलप आज़ाद कश्मीर आप देखेंगे, आप खूबसूरत देखेंगे, आप बहादुर लोग देखेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो इंतहाई बहादुर है। और इस जंग के दौरान भी अगर आपने देखा, बिल्कुल, ये कौम छतों पे जाकर लड़ने वाली कौम है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें कि श्रीनगर में 2000 तक पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, उनकी फोर्सेस में कोई भी कश्मीरी सूबेदार से आगे नहीं जा सकता है, या बाकी दुनिया के अंदर जो इंडियन मिशनर्स हैं, कोई भी कश्मीरी आप पियान तक नहीं देखोगे। लेकिन जब आप इस तरफ आते हैं, पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के लोगों की हुकूमत है। बिल्कुल। इस्टेब्लिशमेंट को ले 13 जर्नल है आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान में। कल जो बनियान मरसूस मर का हक हुआ, आज़ाद कश्मीर के 3 जर्नलों ने ये जंग लड़ी है। बिल्कुल। आप ब्यूरोक्रेसी देखें, आप फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन को देखें, कश्मीरी है। आप इस्लामाबाद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट को देखें, कश्मीरी है। बिल्कुल। आप रावलपिंडी बार के प्रेसिडेंट को देखें, कश्मीरी है। बिल्कुल। आप सेक्रेटरी सपोर्ट्स को देखें, आप सेक्रेटरी फाइनेंस को देखें, आप क्रिकेट टीम के कप्तान देखें, सलमान बट कश्मीरी, सना मीर कश्मीरी। अच्छा, ये जो बिल्डिंगें हैं, ये जो बड़े प्लाजे हैं, ये कश्मीरियों के हैं। जो सेंटोर्स है और भी यहाँ लाखों की तादाद में आज़ाद कश्मीर के लोग रोजगार के लिए कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, और हमारे हज़ारों बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में। बिल्कुल ऐसे है। और ये फ़र्क है, ये आज़ादी और गुलामी में फ़र्क है। बिल्कुल। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आप देखें, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कॉलेज हैं और वहाँ यूनिवर्सिटियाँ हैं, और जो लिटरेसी रेट है 95+ है। इस्लामाबाद का 65 है। बिल्कुल। अच्छा, मकबूजा कश्मीर में भी लिटरेसी रेट ठीक है, लेकिन यह है कि वहाँ आपको जॉब्स नहीं मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट है। वहाँ आप इज़हार आज़ादी राय को नहीं पाएंगे किसी जगह। बिल्कुल। आप प्रेस की फ्रीडम को आप नहीं पाएंगे, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है वहाँ पर। आप श्रीनगर की जामिया मस्जिद कल भी बंद थी, ईद की नमाज पे कुफर लगा था, मजहबी आज़ादी छीन ली गई। क्या आज़ाद कश्मीर में ऐसा है? क्या आज़ाद कश्मीर में पैलेट चलते हैं? क्या फांसियां दी गई हैं? क्या गिरफ्तारियां हैं? क्या रेप होते हैं? नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हम जिस रियासत के साथ हैं, जो हमारी रियासत वाली जो रियासत है, उसने बहुत कुछ हमारे लिए किया है। हम अपने मोहसिन का एहसान नहीं भुला सकते हैं। बिल्कुल। जिसने हमारे लिए 3-4 जंगें लड़ी हैं। कल की जंग कश्मीर के लिए थी, 65 की, 47 की, करगिल वार, ये कश्मीरी बहन भाइयों के लिए। और ये जो पाकिस्तान का एटम है, ये जो मिसाइल है, ये जो फोर्सेस है, ये म्यूजियम में रखने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए है। ये उन बहन भाइयों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और आज भी बैनुल अक़वामी फोरम्स पे जब आप देखेंगे, पाकिस्तान शदमत से इस मसले को उठा रहा है। आप यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाएं, आप हाउस ऑफ कॉमन्स में जाएं, आप आलमी दरगाहों के अंदर जाएं, आप यूरोपीय यूनियन के अंदर जाएं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर जाएं, कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है। बिल्कुल। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये नजरियाती जंग है। और हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं, ये किसी थर्ड ऑप्शन के लिए नहीं है, और आउट ऑफ बॉक्स भी कोई सोल्यूशन हमें तस्लीम नहीं होगा। ये कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान की जंग है। बिल्कुल। ये नजरियाती जंग है। बिल्कुल। पाकिस्तान का ख्वाब मेरे कश्मीरी ने देखा था, उसका नाम था अल्लामा इकबाल। बिल्कुल।
اور جہاں بے شمار کشمیری، شورش کشمیری، اسی طرح سے سعادت حسین منٹو، دین محمد تاثیر، اگر میں نام لوں گا تو یہ تو جو ہے نا وہ لمبی ایک لسٹ جائے گی، بالکل ایسا ہی کشمیر نے پیدا کی ہیں، اور انہوں نے پاکستان میں آ کے جس طرح سے اپنے آپ کو منوایا ہندوستان میں نہیں منوا سکتے تھے. بالکل ایسا ہی. تو لہٰذا ہندوستان اس پہ تو کبھی توقع ہی نہیں نا کہ وہ ہمارا کبھی خیر خواہ ہو سکتا ہے. تو ہم کبھی ہندوستانی شہری نہیں تھے. ہم اپنے حق خود ارادت کی بات کرتے ہیں جو 1948-49 میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، اور خود ہندوستان یونائٹڈ نیشنز گیا تھا، اس نے ایک تحریری اگریمنٹ کیا، اور اس وقت سیکورٹی کونسل کی جو قرارداد ہے اس پہ تعمیل کرنے کی بات کی گئی ہے، ان پہ عمل درآمد کرنے کی بات کی گئی ہے. مگر بعد میں ہندوستان مکر گیا، اس نے جموں کشمیر پہ قبضہ مزید جمایا، فورسز کی تعداد میں اضافہ کیا. اس وقت 1.5 ملین آکوپیشنل فورسز ہیں مقبوضہ کشمیر میں. ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے، بالکل ہر شہر پہ، ہر سڑک پہ، ہر ناکے پہ انڈین فورسز آپ کو نظر آئیں گی. کشمیری کم ہی نظر آتے ہیں. تو ظلم و جبر کی ہر گھر کی ایک الگ جو ہے نا داستان ہے، ایک الگ کہانی ہے. کوئی پیلٹ وکٹم ہے، کوئی ریپ وکٹم ہے، کوئی لاپتہ ہے، کوئی گرفتار ہے، کوئی شہید ہے، کوئی تشدد زدہ ہے. ہر گھر کی ایک الگ کہانی ہے. بالکل. لیکن اس کے باوجود ہمارے بہن بھائیوں کے حوصلے بلند ہیں، حوصلے وہ بلند، پاکستان سے محبت کرتے ہیں. بالکل ایسا ہے. پاکستان کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں نکالی جا سکتی ہے. بالکل. تو لہٰذا ہندوستان جتنی بھی سازشیں کرے، جتنے بھی ہتھ کنڈے آزمائے کہ میں کسی کمیٹی کو سپورٹ کر کے شاید تحریک آزادی کو ختم کروں، لوگوں کو خرید کے تحریک آزادی کو ختم کروں، یا ان کے جذبوں کو، ان کے حوصلوں کو توڑ کے ختم کروں، یہ اس کی غلط فہمی ہے. اس میں ہم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، لازوال ہے ہماری قربانیاں. آج بھی اگر آپ دیکھیں مسرت عالم بٹ، یہ آسیہ اندرابی، ان کے حوصلے بلند ہے، وہ آئرن لیڈی ہے. اب ان کے حوصلے کو نہیں توڑ سکتے ہیں. بالکل نہیں توڑ سکتے. آپ اس کے بعد ہندوستان کی جو فورس ہے جو 1.5 ملین ہے، خودکشیاں روز ہوتی ہیں، حالانکہ وہ کیمپوں کے اندر ہوتے ہیں، انہیں ہر فیسلٹی وہاں میسر ہے، وہ گھر فون بھی کرتے ہیں، ان کو تنخواہیں بھی ملتی ہیں، اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ اپنے افسروں کو مار دیتے ہیں. کیا کسی کشمیری جو پرزن کے اندر ہے اس کو دیوار کے ساتھ سر ٹکراتے ہوئے دیکھا، خودکشی کرتے ہوئے دیکھا؟ میرے اس نوجوان کے، میرے اس لیڈر کے حوصلے بلند ہے. ہماری چوتھی جنریشن آج یہ فیس کر رہی ہے. بالکل. اور نفرتیں مزید بڑھ رہی ہیں. تو لہٰذا ہندوستان جس دہائی پہ کھڑا ہے، جس جگہ وہ کھڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تباہی اور بربادی کی سبب اسے کچھ نہیں ملے گا. بہت شکریہ سر. بالکل تحریک آزادی تو بالکل ختم نہیں ہو سکتی جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے عبدالحمید لون صاحب، ان سے بات کی، اور جیسے کہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے جو بھارتی ایجنسیز ہیں وہ کشمیری عوام کو استعمال کر کے، یا ان کے جو فیملیز ہیں ان کو استعمال کر کے ان پہ جو ہے وہ ان سے غلط کام کروانا چاہ رہی ہیں، یا پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانا چاہ رہی ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.